पिछले हफ्ते मैं आना चाह रहा था, लेकिन वो बच्चों की वहाँ पे ना, एक हमारे दोस्त हैं, उनका कॉलेज है, तो वहाँ पे बच्चों को ना अंग्रेज़ी सिखाई उन्होंने, इंग्लिश। बच्चों ने कोर्स किया, एक तो उनका टेस्ट लेना था, उसके बाद उन्हें प्राइजेस देने थे, और फिर थोड़ी बहुत उनसे बात करनी थी। तो वो बाद में मुझे ख्याल आया कि अगर आप बच्चों को बता देते तो आपको उधर बुला लेते। दूर नहीं है यहाँ से, चक्री रोड पे है ना, ये रोड वहीं पर लीड करता है ना। क्यों परेशान हो बच्चे, इजी हो जाए। देखिए, जब तक आप इजी नहीं होते ना, लर्निंग नहीं हो सकती, याद रखना। जब आप मुश्किल में हैं, जब आप किसी परेशानी में हैं, या परेशानी में नहीं भी हैं और वैसे ही आप टेंस हैं कि सर पता नहीं क्या कहेंगे, सर पता नहीं क्या पूछ लेंगे, पता नहीं क्या कह देंगे, तो बेटा तब आप नहीं सीख सकते। सीखने के लिए रिसेप्शन ओपन करनी पड़ती है। रिसेप्शन ओपन तब होगी जब आप ईज़ पे होंगे, आसानी पे होंगे ना, तो फ़ौरन से आपकी रिसेप्शन ओपन है। तो उन बच्चों से मैं बात कर रहा था, क्योंकि वो कम्युनिकेशन की क्लास थी। तो फिर कम्युनिकेशन पे हमने थोड़ी बहुत बातें की कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, उठते बैठते कैसे हैं। तो दो चार बातें जो उनके साथ की थी ना, वो आपको भी बताना है। एक तो ये कि बच्चे जब किसी से बात करें तो पूरी तवज्जो से बात करें, पूरा उसकी तरफ देख के, मुखातिब हो, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, ऐसे। तो कम्युनिकेशन की असल है। हम लोग समझते हैं कम्युनिकेशन की असल जो है वो लफ्ज़ है, वर्ड्स, यही समझ रहे होते हैं ना। वर्ड्स असल नहीं है मेरे बच्चों। कितनी मज़े की बात है, हम ये समझते हैं ना, हमने रट्टा जो लगाया है वो सही बोला जाए। क्लास में भी ऐसे ही होता है, टीचर को जो रट्टा लगाया है ना वो सही निकल जाए, हैं? नहीं, असल है आप बात करते कैसे हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, अल्लाह करे कभी कहना शुरू कर दें, क्योंकि सवाल से इल्म आता है। असल में सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है, जो राब्ता है, वो है बॉडी लैंग्वेज। फिर आती है टोन, फिर आते हैं लफ्ज़। टोन और लफ्ज़ जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन का तकरीबन 20% है, 20 से 30%। अगर लफ्ज़ों को ऐड करेंगे तो लफ्ज़ हार्डली 8 से 10% है। बाकी 90% कम्युनिकेशन कहाँ पे है, बॉडी लैंग्वेज में। देखो, अभी मैं कभी मुस्कुराता हूँ ऐसे ही बगैर वजह के, बगैर वजह के रुक जाता हूँ, बगैर वजह के उधर देखना शुरू कर देता हूँ, बगैर वजह के इधर देखना शुरू कर देता हूँ। क्यों? इस हर एक्टिविटी का कोई मीनिंग है। हाथ हिलाता हूँ, समझ आ रही है? फिर लफ्ज़, जुमले, अल्फाज, हर चीज़ रुक रही है, ऐसे ही है ना। तो वी हैव टू सी, इस हर चीज़ की वैल्यू है। समझ आ रही है बच्चों? चलो अच्छा है, कामरान साहब ने इस दफ़ा बहुत ज़ोर दिया, इन्होंने कहा इस दफ़ा सर रिकॉर्ड हमने करना ही करना है। हर दफ़ा डंडी मार लेते हैं। तो उसमें यह है कि आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप बाद में उसे दोबारा समझ लेंगे, दोबारा देख लेंगे। फिर मेरे बच्चों, इम्पॉर्टेंट बात, अमूमी तौर पे जो बेसिक चीज़ें हम जब सिखाते हैं बच्चों को, बड़ों को भी इवन नहीं पता होता। सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं ना, आपसे मुराद एनी बॉडी जो किसी से भी मिलेगा,
वो सबसे पहले उसका चेहरा देखेगा, उसके बाद क्या देखेगा पता है आपको? जूते। जूते देखता है। बस इंसान की साइकोलॉजी है, वो एक्सट्रीम पे जाता है ना। देखिए इंसान स्टार्ट हो रहा है और नीचे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो वो पूरा कवर करने की कोशिश करता है, फ़ौरन से जूते देखता है, ना चाहते हुए भी। ये जानबूझ के नहीं कर रहा होता, ना चाहते हुए भी जूते देखता है। और हमने जूते फटे पहने होते या पॉलिश नहीं किए होते या साफ नहीं किए होते, हम कहते हैं जूते किसने देखने। या हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो क्या करती हैं? सॉक्स नहीं पहनती। नहीं, मैं थोड़ी और आगे बात करने लगा, ठीक है। उन्होंने गाउन के नीचे अजीब से रंग की शलवार पहनी होती है, ट्राउज़र या शलवार अजीब रंग की पहनी होती है। वो समझती हैं ये तो नज़र ही नहीं आना। नहीं बेटा, नज़र आना है, उसने सही करके नज़र आना है, ठीक है। हाँ, ये है कि आपके सामने कोई जाहिल है तो एक अलग बात है, उसको नहीं पता लग रहा, लेकिन somebody who is knowledgeable, जो समझदार है, जो अक्ल वाला है, उसको ज़रूर नज़र आ रहा है। और मैं ये बात कहता होता हूँ कि बात जो है ना, जो बात कर रहे हैं, बात करें ऑडियंस में सबसे कमज़ोर आदमी को समझाने के लिए। ऑडियंस बैठी है ना, ऑडियंस में सबसे जो मुश्किल से समझता है, बात आपने करनी है उस आदमी के लिए। बाकियों को तो आ जाएगी समझ, खुद ही आ जाएगी ना, जो उससे बेहतर है उनको तो आ जाएगी। आपने बात करनी है वीकेस्ट ऑफ ऑल के लिए, ठीक है। वो एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसकी एक पोस्ट भी बना के ना शेयर कर रहे थे। लेकिन जो ड्रेसिंग है ना, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल के लिए होती है। समझ आ रही है? जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, जो तैयारी है, वो सबसे स्मार्ट के लिए की जाती है। जो ऑडियंस में सबसे स्मार्ट है ना, जिसको समझ है, उसके लिए की जाती है। तो मेरे बच्चों, ये नहीं कह रहा फैशन और चीज़ है, ग्लैमर और चीज़ है, जर्क बर्क और चीज़ है, लेकिन कम से कम डिग्निटी तो नज़र आनी चाहिए ना, ठीक है। कपड़े आप जो दिल करते पहने, साफ सुथरे पहने, मतलब पता लगे कि आपने तैयारी की है भाई इस काम के लिए। नए पुराने से भी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैंने शर्ट पहनी 10 साल पहले ली थी, ठीक है, शायद इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया होगा, धो के साफ़ सुथरा इस्त्री करके पहनी है। क्यों? क्योंकि ड्रेसिंग में हमने क्या समझ लिया, हमने समझा सिर्फ नए कपड़े मैटर करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों असल चीज़ मैटर करती है कि क्या आप किसी काम को करने के लिए सीरियस हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। जब अब अच्छे तरीके से तैयार होके घर से निकलते हैं तो जहन आपका प्रिपेयर होता है कि मैं किसी मिशन पे जा रहा हूँ, कोई काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और बंदा ऐसे ही उठे, वही रात वाले कपड़ों के ऊपर गाउन चढ़ाए, क्योंकि अब आप सामने बैठी हैं तो उससे साफ से ही बात करें, ठीक है। गाउन पहनते नहीं है, बस चढ़ाया भागे, बस उसमें क्या होना है? अजीब सी, जिसे कहते हैं ना, नहुसत सी फील होगी अपने साथ। बल्कि कम्युनिकेशन के उसके अंदर और सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर एक और बात भी मैं अक्सर करता होता हूँ, बेटा हमेशा हमेशा जब भी, अब ये इस डायरेक्शन में बात होगी शुरू, तो हमेशा फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह के वक्त स्कूल आते हैं या जॉब करने आते हैं या जिस तरह भी, तो सुबह आपने पर्पसफुली कपड़े चेंज करने हैं। बेशक कल वाले ही पहनने, कल जो पहने थे वही पहनने,
लेकिन आप उसको प्रॉपरली चेंज करें, आपको पता हो ये मैंने किसी पर्पस के लिए चेंज किया ना। एक है बेटा आपका जानता बूझता हुआ माइंड, और एक माइंड है जो आपका ऑटो पे लगा हुआ एक माइंड, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। देखो मैं अपनी मर्जी से हाथ हिला रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ कोई गर्म चीज़ हो तो उसको मैं हाथ लगाऊंगा तो क्या होगा, पीछे करूंगा ना, रोकना भी चाहूँ तो नहीं रुकेगा ना। पेन चुभ जाए तो क्या होगा, रिफ्लेक्सेस काम करेंगे ना। ये एक टॉपिक भी है बायो का 9th 10th में मेरा ख्याल है, रिफ्लेक्स एक्शन मेरा ख्याल है। तो रिफ्लेक्सेस तो फौरन काम करेंगे ना, तो वो क्यों कर रहे होते हैं, आप चाहे भी तो नहीं रुक सकते। तो इसका मतलब हुआ आपके 2 ब्रेन है, वैसे तो 3 है, लेकिन इस हवाले से एक कॉन्शियस है और एक सब कॉन्शियस है और एक फिर अनकॉन्शियस है। आपने उसके अंदर चीज़ें अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है कि ऐसे ही हो, जैसे जैसे बात समझनी है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, दूसरा कहता है ठीक ठाक, उसके बाद कहता है यार हालात बड़े ख़राब। गौर कीजिएगा कभी, या मैं परेशान हूँ, गौर कीजिएगा आप। हाँ, पहला जुमला होगा मैं ठीक हूँ। क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त। उसके बाद क्या, बस यार हालात ख़राब चल रहे हैं। क्यों, वो कैसे जुमला निकल गया, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उसके ऊपर ट्रेन किया हुआ, आपको पता नहीं है लेकिन आपने उसके ऊपर ट्रेन किया हुआ। तो ब्रेन ऑटो पे ट्रेन होता है जब आप अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े किसी मकसद के लिए पहन के जाते हैं। समझ आ रही है। दिन में आप 2 काम करते हैं, मिसाल के तौर पे शाम में आप एकेडमी आते हैं, ठीक है, या कुछ और कर, फिर दोबारा तब्दील करें। कुछ भी नहीं कर सकते, इनर तब्दील कर लें। इनर में आपने वेस्ट पहनी है या कुछ पहना है, वो आप चेंज कर लें, तो आप देखेंगे आपके मूड के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ेगा। फिर जूता कंफर्टेबल लेना है, जितना मर्जी पहने, ये नहीं है कि पुराना हो गया, ये जो भी है साफ सुथरा हो। जब खरीदना है कंफर्टेबल जूता खरीदना है। क्यों, जूते का ताल्लुक डायरेक्टली आपके मूड से है। और ये जो सारी बातें, इनमें से शायद चंद एक होंगी जो हमने कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, बाकी सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो आपके सामने आ रही है। आपने कभी गौर किया कुछ इलाकों के लोग ज़्यादा बदतमीज़ हैं, कुछ इलाकों के लोग कम बदतमीज़ हैं। अच्छा, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना इस बारे में, ऑब्जर्वेशन ये है, उन इलाके के लोगों का जो कल्चरली जूता जो वो पहनते हैं ना, वो बहुत हार्ड है। गौर कीजिएगा ज़रा। इवन हमारे, हम लोग भी पिंडी में ही पले बड़े हैं, इधर ही पैदा हुए हैं, इधर के ही हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम एक सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो लोग खेड़ियाँ पहनते हैं, उनका मूड देखिएगा क्या होता है, और जो लोग शूज़ पहनते हैं उनका मूड क्या होता है। फ़र्क देखें ना, विजिबली फ़र्क आपको नज़र आएगा, विजिबली नज़र आएगा। फिर आप जिन इलाकों के लोग, ये कप्तान चप्पल कहाँ पे बनती है, मशहूर हुई भी है ना, उस इलाके के लोगों को देखें, उनके मूड स्विंग्स किस तरीके से हैं। मूड स्विंग का मतलब होता है ऊपर नीचे होना। तो जूता कंफर्टेबल पहनना है, पहली बात कंफर्टेबल, दूसरे नंबर पे साफ सुथरा। अगर पॉलिशेबल है तो पॉलिश हुआ।
आप गौर कीजिएगा, जिस दिन आप नया जूता पहनते हैं या साफ सुथरा जूता आप पहनते हैं, उस दिन आपकी चाल ही कुछ और होती है। आप यूं बचा बचा के चल रहे होते हैं ना, ऐसे होता है ना हमारे साथ। और जिस दिन गंदा जूता होता है, हाँ ऐसे ही ज़मीन पे जो भी गंद बुला रहा है उसके अंदर पाँव मारते जा रहे। ये क्यों हो रहा होता है? क्या हम जानबूझ के कर रहे होते हैं? खुद ही हो रहा होता है। सर एक वो है ना कि जिस टाइम मैं स्कूल पढ़ती थी ना, उस टाइम में अगर मैं चाहती थी ना कि कोई मुझसे बात सही से कर ना पाए, तो मैं उसके जूते देखती थी, क्योंकि उसके जूते जब गंदे होते हैं ना तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यस यस, ये काम मैंने हाँ बहुत अलग है। बिल्कुल, खुद के जूते साफ रखना, साफ शाबाश। फिर दूसरों के जूते को देखना, फिर दूसरा अपने जूते को कंफ्यूज हो जाएगा, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हर जगह पे हाँ, खामी होती है ना, ये उसकी पर्सनैलिटी पूरी में खामी है, क्योंकि इंसान में तो खामी नहीं है। जूता जो है वो ठीक है, क्योंकि आप जब भी किसी से, स्ट्रेंजर से भी इवन मिलते हैं ना, फ़ौरन से उसका जूता देखते हैं। मैंने इस पे बड़ी प्रैक्टिस किया, लेकिन हुआ नहीं मेरे से मसला कि मैं ना देखूं। यकीन माने मैंने बड़ी कोशिश की है कि ना देखूं, जब किसी से मिलूं तो ना देखूं, ठीक है। या आप हमारी बेटियां हैं, और भी मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां भी लड़के भी, तो मैं नीचे ना देखूं उसने क्या पहना हुआ, लेकिन बंदा देखता है। ये एक नेचुरल सी बात है ना, ठीक है। पहले नंबर पे इंसान की कम्युनिकेशन आईज की होती है, फिर जाएगी नीचे, और फिर हैंड्स की मूवमेंट है और बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आवाज़ और ये सब कुछ जो है ना, अंडरस्टैंड करना है गौर से। तकरीबन 70% के इर्द गिर्द जो कम्युनिकेशन है वो है बॉडी लैंग्वेज। ये जो मूवमेंट हो रही है ना, कभी सर हिल रहा है, कभी कुछ हिल रहा है, कभी हाथ हिल रहे हैं, ये 70%। 20 to 25% जो है ये आवाज़ का उतार चढ़ाव है, रुकना, चलना, ऊंचा, हल्का। समझ आ रही बेटा बात? और लफ्ज बाकी रह गए, बाकी के लफ्ज। तो इन्फ्लुएंस कौन सी चीज डालेगी? ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज डालेंगे, ऑब्वियसली वो लफ्ज डालेंगे। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने कैसे जूते पहने हैं, ठीक है। फिर एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ कि कैसे कपड़े का मतलब फैशन करना नहीं है। हाँ हाँ, साफ सुथरे हों, प्रेस किए हों, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपको एक और भी मज़े की बात बताऊँ, ठीक है। आप बच्चे हैं, आपको सिखाने के लिए। मैं कई दफ़ा ऐसे होता है कि कपड़े 3-3 दिन चला लेता हूँ। कैसे? घर गए, चेंज कर लिए, हैंग कर दी, ठीक है, अगले दिन फिर पहन लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बल्कि ऐसे करता हूँ, अभी भी करता हूँ, ऐसे करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आज पहनी और शाम में वापस गया हूँ, देखता हूँ ये साफ़ है, इसको लटका दूँगा, कल नई वाली शर्ट निकालूँगा, वो पहन लूँगा। 2-3 दिन बाद इसको दोबारा पहन लूँगा, ना किसी को पता चलेगा, और दोबारा भी पहन लूँगा। किसी को तो पता नहीं चलेगा ना कि इन्होंने वही वाले पहने, लेकिन बचत भी हो जाएगी, सेविंग भी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात भी अब आ गई, इससे कपड़ों की लाइफ भी बढ़ती है। कम धोएंगे ना, फिर ऑब्वियसली जब आप आराम करते हैं, सो जाते हैं, तो कपड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं बिस्तर में, ठीक है। वो बहुत जल्दी उस पर निशानात आ जाएंगे इस्तेमाल के कि ये पुराने हो गए।
अच्छा, एक दिन मैं कहीं यही बात कर रहा था तो मेरे बच्चों ने कहा, सर ये आपके कपड़े तो चलो और तरह के हैं ना, हम तो लॉन और कॉटन पहनते हैं या पहनती हैं, तो वो कितने सीज़न चल सकते, वो तो उसकी तो लाइफ ही कोई नहीं होती। हमने कहा अच्छा, ये भी अच्छी बात है। मैंने 10 साल कॉटन पहना है 10 इयर्स पहना है, और ऐसा भी नहीं है कि बस नहीं पहना, एक्चुअली पहना है, मतलब रेस्ट पे नहीं रखा, पहनना है, रहा है। वो क्यों? एहतियात करनी है। कलर कौन सा था? वाइट। वाइट। अच्छा, मज़े की बात, वो अब ये आप असल में रिकॉर्ड पे भी सारी चीज़ें ला रही हैं ना, मसला ये है असल में। वो क्या हुआ, वो मेरी फुफ्फो ने एक मुझे कुर्ता सी के दिया ना, उन्हें खुद सी के दिया। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं ना, कि उन्होंने खुद इतनी मोहब्बत से सिलाई करके मुझे दिया। तो वो उन्होंने सी के दिया था अराउंड 2002 या 2003 में। तो वो आज से कोई 4-5 साल पहले तक मैं पहनता रहा हूँ। तो फिर उसकी साइड जो है ना, वो यहाँ से ख़राब हो गई, तो वो मैंने अभी भी रखा हुआ है मतलब प्रूफ के तौर पे दिखाया भी जा सकता है कि मौजूद है वो, क्योंकि वो उस वजह से था, तो वो मैंने फिर संभाल के रखा, क्योंकि वो बुज़ुर्ग होगी, उसके बाद वो कपड़े सी नहीं सकती। तो मैंने कहा अब तो और कीमती हो गया कि अब वो सी नहीं सकती। तो ये बेटा जी इस्तेमाल पे है। और एक बात इम्पोर्टेंट जो अक्सर मैं आप बच्चों को बताता हूँ, बड़ों को भी बताता हूँ, बेटा इस दुनिया में आप आए हैं, आप किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। किसी भी चीज़ के मालिक नहीं, इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी। अजीब बात लगती है ना, लेकिन ऐसा ही है। हर चीज़ उसकी अमानत है। आपके बॉडी पार्ट्स, ऑब्वियसली फिर लिबास, ऑब्वियसली फिर फैसिलिटीज़ आपको मिली, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में रजिस्टर है, नोटबुक है, लैपटॉप्स हैं या मोबाइल्स हैं। हमारे यहाँ कोई गुस्से में आता है मोबाइल तोड़ देता है, गुस्से में आता है पेन तोड़ देता है, यूँ तो टुकड़े कर देता है। क्या जिस चीज़ के आप मालिक नहीं है उसको ख़राब कर सकते हैं? अक्ल तो यही कहती है ना, जिस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप ख़राब नहीं कर सकते। जिस चीज़ के आप मालिक हैं उसको आप तोड़ें, तो आप तो मालिक ही नहीं किसी चीज़ के। तो आपको हर चीज़ अमानत के तौर पे यूज़ करनी है, हर चीज़। जब आप इस नज़रिए पे, इस थॉट पे मेरे बच्चों ज़िंदगी गुजारेंगे, तो एक तो यह है कि आपका लफ्ज़ आपसे खुश होगा, आपका बनाने वाला। ऑन द अदर साइड आपकी चीज़ें भी लॉन्ग रन चलेंगी, बहुत लंबा अरसा चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी ना। कैसे ख़राब होंगी? जब आप अमानत के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो कैसे ख़राब हो जाएंगी? बहुत लंबी लंबी उनकी लाइफ होगी। जो मैंने ऐनक पहन रखी 6 साल पहले बनाई थी। सर एक्सपीरियंस बुक में कैसे पता की? ये एक ही थॉट है, ये जो अभी मैं आपको सोच बता रहा हूँ, ये अमानत वाली सोच, बस ऑटोमेटिकली चीज़ें संभालना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, परसों मैं गया बड़े अरसे के बाद नज़र चेक करवाने, डॉक्टर्स कहते हैं 6 महीने बाद चेक कराएं ना। हमारी ऐनक की ख़राब नहीं हुई, मैं क्या करूँ? ठीक है 2-3 बनाई थी, लेकिन वो टूटी ही नहीं, ख़राब ही नहीं हुई, तो क्या बना जाके चेक कराए?
लेकिन अब मैंने कहा बहुत लंबा अर्सा हो गया है, तो जाके मैंने कहा शायद 1-2 साल हुए होंगे, जाके जब मैंने याद किया उसी दुकान पे गया दोबारा, मुझे याद आया कि ये तो जब हमने कॉलेज शुरू किया था उस वक्त में आया था, 16, 17, 18, 19, बल्कि 15 से 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये गलत बात है, बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही था कि वो ये ऐनक आप देख रहे हैं आपके सामने, मेरा नहीं ख्याल, पुरानी लग रही होगी लेकिन इतनी पुरानी नहीं लग रही होगी। तो ये बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको इम्प्रेस किया जाए, इसका मकसद है ये सोच आपने बेटा पैदा करनी है कि चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। ठीक है, अपने आप की भी हिफाजत करनी है, आप भी अमानत है ना, अपनी भी हिफाजत करनी है, अपने आप को भी प्रोटेक्टेड अल्लाह तक लेके जाना है वापस। कुछ बात समझ आ रही है? इसी तरह प्रोटेक्टेड अपने आप को लेके जाना है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे जाके उसके सामने खयानत ज़ाहिर हो। अगर उसके सामने जाके खयानत ज़ाहिर हुई तो क्या होगा फिर? आज कोई अमानत में खयानत करने को छोड़ता है आपको? घर में माँ कोई चीज़ दे दे और आप घुमा दें, फिर क्या होगा? तो वो क्या करेगा फिर? देखो, हमने बच्चों कोशिश करनी, एक बात याद रखना, जो खालिक की मोहब्बत है ना, आपके बनाने वाले की मोहब्बत, हमेशा याद रखना उसको माँ की मोहब्बत पर ही कयास करना है, किसी दुश्मन की, किसी जल्लाद की, किसी गुस्से वाले की मोहब्बत या नफ़रत पे कयास नहीं करना। बेटा बात समझ आ रही है? उसकी मोहब्बत कौन सी है? माँ जैसी मोहब्बत। उसकी नफ़रत भी कैसी है? माँ जैसी। उसका गुस्सा भी कैसा है? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ऐसे बात की जाती है। अल्लाह से कैसे डरो? ऐसे नहीं डरो कि वो गुर्ज लेके बैठा हुआ है और तुम्हें हर सूरत में मारना चाहता है। उसने अपने अर्श पे लिख रखा है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है। ये बात करनी इस वजह से ज़रूरी है कि अभी जो पिछली मैंने बात की है उससे कहीं ये तासुर न चला जाए कि शायद हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह मारेगा। नहीं मारेगा, उसकी रहमत उसके गुस्से पे हावी है, उसकी रहमत उसके गुस्से से ज़्यादा है। समझ आ रही है? लेकिन मेरे बच्चों, अपने आप को उसकी मोहब्बत के काबिल भी तो बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ही ना हो आग कर दे, कहीं ऐसा ही ना हो कायनात में तुम्हारे इश्तिहार लगा दे, मेरा नहीं है, फिर क्या हो? जब तक आप उसके हैं फिर तो खैर है, गलतियां भी चलेंगी, खराबियां भी चलेंगी, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि जिससे वो आपको आग कर दे। अल्लाह की मोहब्बत तमाम अच्छाइयों की असल है। अल्लाह का ताल्लुक तमाम नेकियों की जड़ है। बनाने वाले का ताल्लुक। हमारे यहाँ शायद ही कोई नज़र आए जो अल्लाह से मोहब्बत ना करता हो, कि है, या उसको ना मानता हो। कोई है ऐसा? इस वजह से हम इस फोरम पे ये बात कर सकते हैं।
ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं ना, चलो वो तो उनकी मर्जी है, मौजें करें, लेकिन हमने तो उसे अनकंडीशनली माना हुआ है ना। क्यों माना हुआ है? क्यों क्यों माना है उसको? हमारे अजदाद ने यही सिखाया। मुश्किल सवाल है ना। क्यों? इस वजह से कि एक सच्चे ने कहा है वो है, हमने मान लिया। आए 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 सर, क्या बात, क्या वाह, अल्लाह। उफ, समझ आ रही है बात आपको? वो जिसको उसके दुश्मन भी कहते थे ये सादिक है, ये सादिक है, ये सादिक। सुभान। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे जानने वालों, मक्का वालों, अगर मैं तुम्हें कहूं कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, मान लोगे? दुश्मन है, सारे दुश्मन है, सख्त दुश्मन है। कहते हैं हाँ आप कहेंगे तो मान। हम तो उनके मानने वाले हैं। सर, मानना और ये बात, मतलब मानना तो और चीज़ है, मानना तो उसको कहते हैं ना कि जिसमें हम हर बात को फिर आप तो सिर्फ ये तस्लीम करके कहते हैं कि सच है बस। मानने में तो फिर मानना तो और मायने आ जाता है। शाबाश, अल्लाह हमें मानना नसीब करे। ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हमें एक्चुअली मानना नसीब करे। तो आजकल मैं ना बुक के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। एक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में भी लिखने की, और आज भी वो एक चीज़ छपी है बड़ी मज़ेदार ना, आज के अखबार में आई भी है। हमारा भी सर मंडे से आना शुरू हो गया। हाँ, सांस। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसका टाइटल तकरीबन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली, क्योंकि टाइटल वैसे सबसे आखिरी चीज़ होती है। मज़े की आपको बात बताऊं, बुक में सबसे आखिर में जो चीज़ लिखी जाती है ना, उसका टाइटल होता है। हम ये समझते हैं कि बुक का शायद पहला लफ्ज़ टाइटल होता है। समझ आ रही कुछ बात? बुक जब लिखी जा चुकी होती है, बाद में डिसाइड होता है इस बुक में क्या है, उस हिसाब से उसका टाइटल बन जाता है। तो वो मैंने कुछ लिख ली, फिर मेरे जहन में चल रहे थे मुख्तलिफ टाइटल और मुख्तलिफ चीज़ें, तो उसका हमने नाम रखा है रिक्लेमिंग करेक्टनेस। Reclaiming correctness, an insight into the wronged patterns। ये जो आपकी मैडम बातें कर रही है ना, ये जो अभी बात की है, ये पूरी बुक इसी बात के लिए है, पूरी बुक है ही इसके लिए। An insight into the wronged patterns। wronged pattern क्या है? हमने रिलीजन को एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना लिया ना, एक्चुअली हमारा वो मतलब नहीं होता करने का। टाइम भी देखना सर प्लीज। नहीं अभी है थोड़ा सा है, असल में बात करें ना फिर पता नहीं चलता ना, बात से बात चलती है तो फिर। तो वो मैं इनको बता रहा था कि उसका टाइटल है रिक्लेमिंग करेक्टनेस, एन इनसाइट इनटू रॉन्ग्ड पैटर्न्स। तो जो गलत पैटर्न्स है ना, वो जो बने हुए हैं हमारे यहाँ अखलाकियात के, रिलीजन के, अंडरस्टैंडिंग के। हमें गधे का सर पता रिलीजन का, हमें तो कुछ भी पता नहीं है रिलीजन की, अलिफ नहीं आती।
और एक्चुअली नहीं आती, हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स को नहीं आती कि रिलीजन इंसानों की ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की गाइडेंस का नाम है। और क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, बेहतरीन तरीके से गुजारने की गाइडेंस है उसके अंदर। और हम क्या करते हैं, उसमें से वो चीज़ें निकालते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियों में तकलीफ आ जाए, अनफॉर्चुनेटली। तो इंशाल्लाह इस मौजू पे जिस दिन जाएंगे तो फिर इसको भी खोलेंगे। ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं आपके साथ, हमने ये कहा आप किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। मालिक नहीं है तो आप अमानतदार हैं, अमीन है ना। आप अमीन हैं तो अमीन का काम होता है चीज़ों को संभाल के रखें और हिफाजत से इस्तेमाल करने के बाद जब टाइम पूरा हो जाए तो वापस करें। ऐसे ही है ना, अपने टाइम पे वापस करो, दैट्स इट। अगली बात जो मेरे बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इसी के साथ एसोसिएटेड है, विद इन दीज लाइन्स जो इवॉल्व हुई, रिकवर हुई, वो है इमोशंस। ज़िंदगी में कभी कोई फ़ैसला जज्बाती नहीं करना, कभी कोई काम जज्बाती नहीं करना। अच्छे तरीके से सोचना है। पहले तो ये सोचना है क्या ये फ़ैसला जज्बाती है या नहीं है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है ना दोनों में से। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फैसला करना है। एक होता है ईमान, उसकी बात नहीं हो रही, वो होना चाहिए, सब कुछ मौजूद होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जज्बातियत, एक चीज़ है इश्तियाल, मुश्तइल हो जाना। जैसे अभी जनावाला में कुछ लोग मुश्तइल हो गए ना, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ। अभी 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले जनावाला में क्या हुआ? सैकड़ों घर नहीं जलाए गए, पूरी क्रिश्चियन बस्ती नहीं जलाई गई। क्यों जलाई गई? जज्बात, मुश्तइल थे। बेटा याद रखें, कोई भी रिलीजन कभी भी, एनी ऑफ द रिलीजन्स, और ख़ास तौर पे जो डिवाइन रिलीजन्स है, डिवाइन रिलीजन्स की तो असल ही एक है। डिवाइन रिलीजन पता है ना आपको क्या होता है? बताया था ना, आसमानी दीन, 3 ही है इस वक्त, मुसलमान, ईसाई और यहूदी। उनकी तो असल ही एक है, बेसिक तालीमात ही एक है, मोडालिटी का फ़र्क है, शरीयत का फ़र्क है। सही है ना? तो डिवाइन रिलीजन्स क्या कभी किसी को नाहक कत्ल करने की इजाज़त दे सकते हैं? किसी का दिल दुखाने की इजाज़त दे सकते हैं? अच्छा, मैं आपको ख़ास बात बताऊं, क्रिश्चियनिटी में असल ये है कि आपने सुलह का रवैया रखना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, आसानी से समझाने के लिए, वेरी शॉर्ट, कि अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर लो, यार तुम अपना पूरा कर लो शौक, इधर भी मार लो। समझ आ रही? तो जो लोग उस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, उनका रिलीजन उन्हें सिखाता है कि कोई ऐसा काम करें? नहीं सिखाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमानों का क्या है? मुसलमान कहते हैं एक थप्पड़ इधर तो एक आपको भी।
बदले के कायल है ना, बराबर के बदले के, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। जितना नुकसान हुआ है उतने का बदला। तो यहाँ भी कोई ख़राबी है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, रिलीजन में कोई ख़राबी। ठीक है, हम इस पे रिलीजन पे बात करना चाहें तो घंटों हम बात कर सकते हैं कि इस्लाम क्या तालीम देता है, क्रिश्चियनिटी क्या देती है। लेकिन बात जो अंडरस्टैंड करनी है कि इश्तियाल, लड़ाई झगड़ा, जुल्म, ज़्यादती, कत्ल, कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता। ये इंसानों के अंदर की शैतानियत होती है। इसका ताल्लुक इंसानों के साथ है, रिलीजन के साथ। यानी कि दहशतगर्द, मुश्तिल लोग हर रिलीजन के अंदर हो सकते हैं, होते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन कोई ख़राबी कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो उसको पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान ख़राबी कर रहा है तो उसे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपके लॉ में कोई ख़राबी है, कुछ लोग, आप तो छोटे बच्चे हैं, जब मैं ये बात करता हूँ तो वो फ़ौरन से आगे से कहते हैं सर पाकिस्तानी लॉ तो इतने इसके अंदर रास्ते हैं भागने के कि लोग भाग जाते। तो अगर आपके लॉ में ख़राबी है तो आप अपने लॉ मेकर्स के ऊपर तवज्जो दें ना। आप जिन लोगों को वोट्स देते हैं, थोड़े पढ़े लिखे बने ना, उन्हें समझाएं भाई ये चीज़ें आपने करनी है असेंबली में जाके। आप उनको कहते हैं नाली बना दें, सड़कें बना दें, ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेटा जी असल मकसद किसी लॉ मेकर का क्या है? लॉ मेकर है, देखिए मेंबर नेशनल असेंबली क्या है? लॉ मेकर, उसको कहते ही लॉ मेकर है, उसका नाम ही लॉ मेकर है। वो क्या करता है? कानून बनाता है। आपकी जो नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, अभी इलेक्शंस भी शायद अगले साल में या इस साल में हो, उनका मकसद क्या है? कानून बनाना है भाई। उनका मकसद नाली बनाना नहीं है। डेवलपमेंट्स जो हैं वो और लोगों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने वो भी उनके सर डाला हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज्ड है ना। हम कंफ्यूज सिस्टम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर हमने जब से और सोमालिया में यही देखा है कि लोग उन्हीं सियासतदानों को अच्छा समझते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं जिन्होंने रोड बना दिए, गलियाँ पक्की करवा दी, किसी साजिश से किसी बच्चे को भर्ती करवा दी है। क्या इन बेसिस पे हम किसी को एक अच्छा सियासतदान कह सकते हैं? नहीं, इस तरीके में कैसे बोला जाए भाई? वो तालीम से, नॉलेज से। देखिए आज ये बच्चे हैरान हो के मुझे देख रहे हैं ना, क्योंकि इनके लिए नई बात है, तभी ऐसे हैरान हो रहे हो ना। अगर नई बात ना होती आप कहते हैं हाँ ठीक है सर ये गलत हो रहा है। पहले तो आप हैरानी की फेज़ में है ना, शुरू से यही सुना है वो काम करवा रहा है बच्चा। पहले जानने की फेज़ में है ना, फिर मानने की तरफ जाएंगे। जैसे आपकी मैडम अभी मानने की बात कर, ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर आप मानने की तरफ जाएंगे ना। फिर जाके क्या होगा, आप उसके ऊपर कुछ करने भी लगेंगे। हमारे यहाँ तो किसी से ना पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बेनिफिट्स हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कितनी ज़्यादा यंग आबादी है, यंग पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा। मेरे बच्चों, क्या आप पाकिस्तान को खड़ा नहीं कर सकते? नहीं है आपके अंदर कैपेसिटी है? या तो कह दो रहे नहीं है जी, बस ठीक है जो चल रहा है वैसे ही होगा। बेटा कैपेसिटी तो है, और थोड़ी कैपेसिटी नहीं है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। आज का जो कॉलम मैंने लिखा अखबार में वो इसी के इर्द गिर्द था, इसी बात के इर्द गिर्द था कि
सब के सब पाकिस्तानी भाग भाग के बरतानिया जाना चाहते हैं, भाग भाग के बरतानिया जाना चाहते हैं। खुशी होती है उन्हें कि वहाँ जाके सेटल हो जाए, खुशी होती है वहाँ जाके हमें वीज़ा मिल जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। आपने कभी ब्रिटिश हिस्ट्री देखी है? ब्रिटिश हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री आप देखें गोरे ने आपके साथ किया क्या है। दुनिया में जो सबसे अमीर मुल्क था उसको गरीब तरीन बना दिया। ये बात पता है आपने? अक्सर सोशल स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ की बुक में आप पढ़ेंगे, सोने की चिड़िया का लफ्ज़ पढ़ेंगे। पढ़ा है? सोने की चिड़िया कहते थे इसको। क्यों? सोने की चिड़िया होती तो आज हमें भी कोई फ़ायदा हो रहा होता ना बेटा। वो सोने की चिड़िया थी। सारी दुनिया में स्पाइसेस, कपड़े, मसाले इस रीजन से एक्सपोर्ट होते थे और लोग स्पेसिफिकली इंडिया सेंटर्ड का मतलब इंडिया से मुतल्लका कंपनियां बनाते थे कि भाई ये कंपनी सिर्फ इंडिया के साथ बिजनेस करेगी। तो कितना बिजनेस का वॉल्यूम होगा? बाकी कंपनी ने सारी दुनिया से बिजनेस कर रही है, एक कंपनी हम बना दें जो सिर्फ इंडिया से बिजनेस करेगी। हम भी इंडिया में थे ना, ये इलाका भी इंडिया में था ना पाकिस्तान बनने से पहले, उसकी मैं बात कर। इस वजह से उन्होंने क्या बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो सुन रखा है ना आपने? अराउंड 1600, ठीक है। हम कहते हैं वो जी अंग्रेज तो 1857 में आया था। वो जो आपको डैमेज पहुंचा सकता था वो पहुंचा चुका था पिछले 250 साल में। आप मुझे बताएं, एक बिजनेस कंपनी है, उसकी 2 लाख फौज थी अपनी। एक बिजनेस है, उसकी अपनी 2 लाख फौज है, जिसके पास तमाम किस्म का असला है उस ज़माने के हवाले से, एडवांस असला है जो लोकल्स के पास नहीं है। पिस्टल्स भी हैं, आखिर पे गन्स भी हैं, फिर आखिर पे आके तोपें भी थी आखिरी ज़माने में। लोकल्स के पास तलवारें हैं बेचारों के पास। चंद एक स्टेट्स के पास थी चीज़ें, जैसे टीपू सुल्तान था मैसूर का जो। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, उसका मकसद क्या था? इंडिया से तिजारत करेगी। उसने क्या किया? उसने यहाँ आके पहले अपने पैर पक्के किए, इतना बिजनेस किया कि एनफ पैसे आ गए। फिर हमारे यहाँ मुनाफिक भी बहुत थे, मुनाफिकों को ख़रीदा गया और इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू। कब्ज़ा ऐसे किया, एक बिज़नेस है, बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्राइवेट बिज़नेस है, अल्लाह ना करे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूनिलीवर है, यूनिलीवर सुना ना आपने? टीवी आप लोग देखते हैं तो आ रहा होता है उसमें, नहीं? डिफरेंट कंपनीज है। कोई कंपनी जानते हैं आप अपने इर्द गिर्द? नेस्ले भी एक कंपनी। नेस्ले आके यहाँ स्कूल में और के आपने हमें 30,000 रुपये हर महीने देने हैं टैक्स के तौर पे, कैसा लगेगा हमें? ये उस ज़माने में हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों से टैक्सेस और महसूलात की तरफ चली गई थी और अपनी 2 लाख फौज से ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कराती थी। फिर 1857 में आके लगान भी सही लगान का मतलब ही टैक्स है ना, लगान है, लगान जो है ही टैक्स, लगान दिया जाए, ठीक है। वो लगान उस ज़माने में लगान कहते थे उसको। तो 1857 में आगे तो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आगे यहाँ बैठी है ना। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू सब कुछ हो रहा था और लूटा गया इसको, यहाँ से गोल्ड, यहाँ से डायमंड्स, यहाँ से इवन एक्सपर्ट्स के अंगूठे काटे गए। इस इलाके में फाइनेस्ट कपड़ा बनता था दुनिया का,
फाइनेस्ट चीज़ें बनती थी, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक दुनिया में जाती थी। जो लोग जैसे आज हमारे यहाँ अक्सर हम कहते हैं ना, ये चीज़ जापानी है जी, ये बाहर से आई है जी, या इवन कई कपड़े भी लेने जाएं तो दुकानदार फ़ौरन से कहता है ये जी फलां मुल्क से है। ऐसे ही ये इम्पोर्टेड है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी बयान करनी है तो कहते हैं ये इम्पोर्टेड है। उस ज़माने में मेड इन इंडिया चीज़ें यूरोप और यूके में इज्जत का बायस थी। ठीक है, और ये मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ। आज वाली तहरीर मैं सर को भेज दूंगा, वो आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उसमें मैंने ऑथर्स के नाम भी लिखे हैं। आप उन ऑथर्स को सर्च करके उनकी बुक्स पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। 1930 में विल ड्यूरॉन्ट, एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, ट्रैवलर भी है, वो आया इंडिया में। इंडिया आता है और इंडिया में आके वो अपनी बुक लिख रहा था, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे आता है, वो सारी दुनिया में देख रहा था हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। वो क्या करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे जब हालात देखता है, उसने कहा ये तो जानबूझ के खून बहाया जा रहा है इस मुल्क का। और वो मजबूर हो जाता है कि जिस बुक के लिए वो ट्रैवलिंग कर रहा था वो बुक साइड पे रखता है, एक और बुक लिखता है, उसका नाम है केस फॉर इंडिया। केस फॉर इंडिया। हम आप हैरानी देखें, और शॉर्ट टाइम पीरियड में लिखता है और फौरन छापता है उसी साल। और उसमें वाज़े तौर पे लिखता है कि भाई ये जानबूझ के तबाही की जा रही है, इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस्तेहसाल का मतलब होता है क्या करना? निजात दिलाना नहीं, एक्सप्लॉयटेशन। तो मैं अक्सर बच्चों को, बड़ों को भी ये कहता हूँ, ना हमें उर्दू आती ना हमें अंग्रेज़ी आती है, क्या करें? ठीक है, इसमें कसूर हमारा नहीं है, हमारे उस्तादों का कसूर है, उन्होंने बताया नहीं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना। वेरी शॉर्ट अगर किया जाए, मजबूरी से फ़ायदा उठाना क्या है? मैं परेशान हूँ, मैं कहता हूँ मैं ये रिंग बेचना चाहता हूँ, आप कहते हैं 500 रुपये ले लें सर, मैं मजबूर हो गया, आपको दे दो। लोग बेचारे फंसे हुए हैं, उनको इतना मजबूर किया जाता है कि वो थोड़े से गल्ले के ऊपर आपके पास काम करना शुरू कर दें। तो एक्सप्लॉयटेशन की पीक थी इस इलाके के अंदर की गई। इस इलाके को लूटा खसूटा गया। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आई, इसको क्वीन के, उस वक़्त क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया के अंडर दे दिया गया। और फिर जब देखा कि इस मुल्क में कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो 1947 में ये मुल्क छोड़ दिया। अच्छा, मैं बहुत मज़े की बात बताऊं बच्चों आपको, ये ऐसी बात नहीं, एक होता है ना जज्बात में बात हो रही है, ठीक है, मैं जज्बाती आदमी हूँ ही नहीं, ठीक है, मैं बात करूँगा आपके साथ फैक्ट्स के साथ, अकली बात। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है यहाँ पे, दुनिया के टोटल बिजनेस का 1/4 इस एरिया से हो रहा था, 24%। ठीक है, और जीडीपी जो है, जीडीपी कहते हैं मुल्क में जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कहते हैं। ठीक है, किस दिन पूछिएगा इस पे फिर तफसील से रोशनी डाल। मेजर होता है ना, इकोनॉमिक मेजर है कि कोई मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तो जो जीडीपी है वो जब 1900 से लेकर 1947 तक, 1900 से लेकर 1947 तक इस एरिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 0% था। वो मुल्क
जो दुनिया में ट्रेडिंग का बादशाह है, और लोग उसके लिए पूरी पूरी कंपनी बनाते हैं कि भाई ये सिर्फ यही काम करेगी, इंडिया से तिजारत करेगी। वो मुल्क क्या ऐसा हुआ कि 200-300 सालों के अंदर 1600 से 1900 तक लाने तक उसका जीडीपी ज़ीरो हो गया, ग्रोथ रेट। क्यों? इसलिए कि उसको इतना खाया जा रहा था, खाया गया, उसमें बचा ही कुछ नहीं। आज भी किंग जो चार्ल्स है, किंग चार्ल्स का पता है ना आपको? यूके का जो किंग है उसका नाम है चार्ल्स, जो क्वीन एलिजाबेथ का बेटा है। क्वीन एलिजाबेथ मर गई है ना, शी हैज गॉन अवे। हैं? क्वीन एलिजाबेथ, और इसका नाम है किंग चार्ल्स। इनके यहाँ इसी तरह चलता है ना, बेटा हो तो बेटा, बेटी हो तो क्वीन बन जाएगी, किंग और क्वीन, ठीक है, इस तरह। अभी भी जो किंग चार्ल्स का जो क्राउन है, जो उसका ताज है, उस ताज में कोहिनूर लगा हुआ है, और बाकी हीरों के अलावा कोहिनूर हीरा उसके ताज में लगा हुआ है। वो भी इंडिया की मलकियत था, यहाँ से लूटा हुआ है। वो कैसे गया उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो आपको वो भी बताऊंगा मैं, कि अफगानियों ने क्या किया और कैसे किया। सर जो बाबर था आपने बताया था मुझे, उसका थोड़ा सा ठीक है, ये कहाँ से आया था? सऊदी से? अफगानिस्तान से आया था बेसिकली, लेकिन उसका ओरिजिन जो था वो तुर्क और मंगोल का वो था, नस्लें दोनों उसके अंदर मौजूद थी। बेसिकली जो मुग़ल है ना, वो तुर्क और मंगोल दोनों है उसके अंदर, खसूसियात फैमिली जो है ना वो है, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, हाइब्रिड है। तो वो आया था, बाबर आया था ना 1525 में आया था। लेकिन हाँ, इतनी मजबूत थी ना फाउंडेशन उस बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, ये जो थे ये बड़े किंग्स थे सारे। इन्होंने इतना मजबूत कर दिया था ना तख्त को कि उसे गिरते गिरते भी 200-250 साल लगे। समझ आ रही है? किंग जो था, जो अकबर था, ही वॉज वेरी एडमिनिस्ट्रेटिवली वेरी शार्प था, वो बहुत समझदार था वो, कि उसने इंडिया में मौजूद सब लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। अब ये टॉपिक और शुरू हो जाएगा, टाइम में इसको छेड़ेंगे इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे कि दीन अकबरी उसने क्यों बनाया था। उसमें खराबियाँ थी, गलतियाँ थी, गलत था, सब कुछ है, सब कुछ था, लेकिन क्यों बनाया था उसने? उसकी मेन रीज़न थी कि सबको जोड़ना था ना साथ, हर रिलीजन को जोड़ना था। इंडिया में हुकूमत करनी थी ना भाई, तो हुकूमत कायम रखनी थी ना, तो उसने ऐसा रिलीजन बनाया जिसमें सारे रिलीजन तो बात यहाँ से शुरू हुई थी। मुझे बताएं कि जिसने आपके मुल्क के साथ ये सलूक किया हो, उससे आपको मोहब्बत है या नफरत है? फिर भाग भाग के उस मुल्क का वीज़ा क्यों लेना चाहते हो? वहीं जाके क्यों रहना चाहते हो? अगर इतना ही शौक था तो आज़ादी की क्या ज़रूरत थी? गैरत हम करते हैं, बड़े बागैरत हैं हम। गैरत हमारी कहाँ पे है? बहन से नहीं बोलना, भाई से नहीं बोलना, माँ से नहीं बोलना, बाप से नहीं बोलना, ये हमारी गैरत है। टोटल गैरत है ये हमारी। यूके का वीज़ा लगना है, हाँ उधर हम पहुँच जाएंगे, खैर वो हमें चाहिए। मैं ये इस पूरी बात का जो टाइटल है वो यही है, ठीक है? इस कॉलम का टाइटल है गैरत है बड़ी चीज़, ठीक है? इकबाल फरमाते हैं ना कि बूढ़े बलोच की नसीहत अपने बेटे को। उसके चंद एक शेर आपको सुनाता हूँ, फिर बात ख़त्म करना। बूढ़े बलोच की नसीहत अपने बेटे को,
हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, हो तेरे बयाबां की हवा, बयाबान है ठीक है, हमारा तो है नहीं। हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। सहरा है, हमें पता है, हमें पता है सहरा है, हमें पता है यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ना हमें इससे बेहतर दिल्ली लगता है ना बुखारा लगता है। दुनिया में ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस समझे जाते हैं। दिल्ली तो मुगल्स का पाया तख्त है ना, बुखारा भी अजीम तरीन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, जिस समत को चाहे सिफते सैले रवां चल। तुम्हारा अपना है ना दश्त, वादी ये हमारी है, सहरा भी हमारा। कहते हैं सर एक दफ़ा फिर बता दें, इजी हो गई, कोई मसला नहीं, हमारी तो दोस्ती रहेगी ना इंशाल्लाह। ये तो आप लोग बच्चे हमारे स्टूडेंट तो बन गए हो गलती से हैं। कहाँ से शुरू हुआ था? हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, जिस समत भी चाहे सिफते सेले रवां चल। जैसे सैलाब चलता ना, जैसे पानी चलता है, ऐसे जिधर को जाना है जा ना, तेरा अपना इलाका है, मुल्क है। जिस समत को है या भी है, दोनों में से एक लफ्ज है। जिस समत भी चाहे सिफते सैले रवां चल, वादी ये हमारी है, सहरा भी हमारा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। हम कामिल नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे आपको खारा बनाने की इंशाल्लाह। कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। देखा आपने सुन रखा है, लेकिन मज़ा तब आता है जब पूरी बात हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा इससे पहले। एक और शेर मेरे ज़हन में फिर रहा है, बहुत मज़े का था। जो जड़ से इकबाल ने फरमाया, जो जड़ से जबर मिटाती है, जुल्म को मार भगाती है, हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम शेर से कब घबराते हैं, हम तोप से डरते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इसकी तशरीह किसकी? अभी नहीं बताएंगे। मैंने असल में ना 11 बजे ऑफिस पहुंचना, ठीक है, तो 10:20 हुए। ठीक है, आप लिख रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई भी आपका सवाल है इंशाल्लाह लिख लिया करें ना, नोट कर लें। मैं पता है क्या करता था, जो इस तरह की बात होती थी ना, वो जो टॉप होता है ना पेज का, या वहाँ लिख लेता था, या बॉटम में एक मैंने लाइन लगाई होती थी, उससे नीचे मैं नहीं लिखता था। मतलब नॉर्मल लेक्चर जो है वो पेज में लिखना, बॉटम और हेडर खाली छोड़ देना। वहाँ भी इस तरह की बातें हैं कि अगली दफ़ा सर से ये पूछना है, ये बात करनी है, ये डिस्कशन करनी है, या ये जाके ख़ुद सर्च करना है बुक में, उस तरह की बातें फिर बाद में मिस हो जाती हैं जब यहाँ बैठे। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चों, आबाद रखे, कामयाब करें।
आसानियाँ दे, अल्लाह आपसे कोई काम ले हैं, आपको जज्बाती फ़ैसलों से बचाए, अक़ली फ़ैसलों से ऊपर लेके आए और अल्लाह आपको ज़ाया न करे। बहुत शुक्रिया।